2 3 3 साइलोस है, तो ये आपके साइलो 1 साइलो 2 साइलो 3, मिल 1 मिल 2 मिल 3 मिल 4, और ये जो डाटा है ये देखिए X11, ये 1 साइलो इस 1 को जितनी सप्लाई दे सकते हैं वो वेरिएबल X11, और वेरिएबल भी रो 1 रो 2 उनकी सबस्क्रिप्ट उसका उस तरह से यूज किया गया, 1 1 मीन 1 रो 1 कॉलम। ऑल पॉसिबल वेरिएबल्स ये हो सकते हैं, यानी अगर इसने इसको सप्लाई दी तो वेरिएबल X11 कोई ना कोई नॉन जीरो वैल्यू होगी, लेकिन अगर ये इसने इसको सप्लाई नहीं दे रहा, किसी और को देनी है, तो ये वेरिएबल जीरो होगा। तो आपने देखा होगा बेसिक वेरिएबल नॉन जीरो वैल्यूज के साथ और नॉन बेसिक जीरो वैल्यूज के साथ। अभी ऑल पॉसिबल वेरिएबल्स है, कौन से इसमें बेसिक होंगे कौन से नॉन बेसिक, ये ऑब्जेक्टिव है। तो वो जो डायग्राम थी ये, इस पूरे को ये आपकी रोज बन गई और ये आपके कॉलम्स बन गए, और उन सेल्स के अंदर ये जो वेरिएबल्स हैं सेल्स हैं, और इसकी ये फ्यूल कॉस्ट जो इधर है 10, ये देखिएगा उस सेल के इस कॉर्नर। अब ये जो टेबल है आपके सामने, आप आराम से आप कह सकते हो कि ये आपकी साइलो 1 है, साइलो 2 साइलो 3, मिल 1 मिल 2 मिल 3 मिल 4, और ये वो सप्लाई होगी जो 1 साइलो से 1 मिल तक अगर हुई तो, और इसी तरह ये उसका वेरिएबल, और ये कॉर्नर में इस साइलो से वो जो सप्लाई मिल 1 तक जाएगी उसकी फ्यूल कॉस्ट $10 कह लें, यानी जरा दूर होगा। 1 साइलो का डिस्टेंस मिल 2 से जरा कम होगा, उसका $2। तो ये सारी कॉस्ट आपकी हर बॉक्स के अगेंस्ट है, वो एक पर्टिकुलर साइलो से पर्टिकुलर मिल तक फ्यूल कॉस्ट। तो ये गिवन होगा आपके पास, और गिवन क्या होगा, सप्लाई। यहां तक तो आपने डेटा आपको सप्लाई, इसको 15 चाहिए, ये जो 15 मैंने लिखा है ये सप्लाई है, किसकी है, ये असल में 1 रो के सामने डेटा लिखा हुआ है। ये 1 रो जो है ना साइलो 1 उसके सामने है, मीन वो जो A1 था ना ब्राउन कलर में, ये वो है। तो ये सप्लाई है इस 1 की, जगह जरा कम पड़ रही है तो स्टाइल में इधर लिखा जाता है। ये साइलो 2 इतने ट्रक्स सप्लाई कर सकता है ग्रेन्स, साइलो 3 और जो मिल्स हैं मिल 1 इधर इसकी डिमांड लिखी जा सकती है। तो मिल 1 को 5 चाहिए, 15 15 एंड 15। तो ये डेटा जो गिवन है ये आपके सामने आ गया। नेक्स्ट सबसे पहला काम है, हमने स्टार्टिंग सॉल्यूशन फाइंड आउट कर, डेटा तो हमारे पास आ गया, स्टार्टिंग सॉल्यूशन। तो स्टार्टिंग सॉल्यूशन होगा तभी हमें पता चलेगा। देखिए अभी तो मेरे पास ये सारे वेरिएबल्स हैं ये वाले, अभी मुझे कौन से नॉन बेसिक है कौन से बेसिक है ये डिसाइड करना है। तो प्रॉब्लम अब स्टार्ट होने लगा है, और उसमें हम क्या यूज करेंगे, हम एक मेथड है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। तो आपके एग्जाम में सिर्फ यही सॉल्यूशन भी पूछा जा सकता है कि ये प्रॉब्लम है, इसका स्टार्टिंग सॉल्यूशन फाइंड आउट करो। जस्ट ये अलग से एक सेपरेट क्वेश्चन बन सकता है। स्टार्टिंग सॉल्यूशन ऑप्टिमल तो नहीं होगा, आगे फर्दर आप इसको ऑप्टिमलिटी तक लेके जाएंगे, लेकिन ये जस्ट इतना सॉल्यूशन क्वेश्चन भी हो सकता है कि स्टार्टिंग सॉल्यूशन फाइंड आउट करें। स्टार्टिंग सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के 3 मेथड्स हैं। नॉर्थ वेस्ट आज करने लगी, एक का नाम है लीस्ट कॉस्ट और थर्ड का नेम है वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड। तो मैं अभी एक प्रॉब्लम थ्रू आउट नॉर्थ वेस्ट से लेके चलूंगा, और वोगल और लीस्ट पूरा प्रॉब्लम करने के बाद थोड़ी सी आपको उसके बारे में गाइडलाइन दे दूंगा। तो अभी हम नॉर्थ वेस्ट में करना क्या है, स्टार्टिंग सॉल्यूशन फाइंड आउट करना। स्टार्टिंग सॉल्यूशन क्या हो सकता है कि साइलो 1 मिल 1 को क्या कोई सप्लाई देगा, अगर देगा तो कितनी होगी, तो कितने में सप्लाई उसके पास 15 है, तो 15 में से कितनी इसको मिलनी है कितनी इसको, और किसको मिलनी है और किसको नहीं मिलनी, ये डिसाइड करना है। तो बहुत सिंपल है फर्स्ट स्टेप। नॉर्थ वेस्ट पता क्या कहता है, आपने स्टार्ट पता कहां से लेना है, जो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर है, नेम से जाहिर हो रहा है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर कौन सा होगा, सेल नंबर 11 यानी ये कॉर्नर है। तो यहां से स्टार्ट करने, ये मैंने
हाईलाइट कर दिया, एनिमेशन आपके लिए बनाई ताकि आपको पता चल जाए। अब जब आपने हाईलाइट कर दिया, सबसे पहले इसकी डिमांड पूरी करनी है। तो नॉर्थ वेस्ट कहता है कि हमारे पास सप्लाई क्या है, देखिए इस वक्त सप्लाई 15 है साइलो की, और मिल 1 से रिलेटेड ये जो सेल है ये साइलो 1 और मिल 1 से रिलेटेड ही है। तो अब आप देखें 5 डिमांड कर रहे हैं, ये क्या शो हो रहा है 5, इस मिल को 5 चाहिए और इसके पास सप्लाई कितनी है 15, ये तो कहेगा सारी की सारी ले लो, यानी ये कहेगा कि 5 देना है, 15 अवेलेबल है। तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड ये सजेस्ट कर रहा है कि पहले इसको फाइनलाइज कर। तो क्या करेंगे, इस रो और इसमें जो मिनिमम चीज होगी वो ऑप्ट कर और वो इसके अंदर प्लेस कर, और ये वो 5 है जो x11 वेरिएबल की वैल्यू है। यानी उन्होंने सजेस्ट कर दिया कि बेसिक बना दिया इसको कि साइलो 1 मिल 1 को 5 ट्रक्स ग्रेड्स के ओके हो। कैसे डिसाइड किया, कॉलम में डिमांड देखी, रो में सप्लाई देखी, और डिमांड को फुलफिल किया जा सकता है और कर दिया। अब आपने इस डिमांड और इस सप्लाई को मॉडिफाई करना है क्योंकि 5 आप एलोकेट कर चुके हो। तो इसकी मिल 1 की डिमांड तो कंप्लीट हो गई, ये 0 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 10। तो ये आपने क्रॉसेस लगा के फाइनल कर। अब माइंड में रखें अगला स्टेप क्या होगा, देखिए मिल 1 अब इसकी कंप्लीट डिमांड पूरी होगी, ना तो इसको साइलो 2 से कुछ चाहिए और ना साइलो 3 से चाहिए। 5 थी और वो साइलो 1 ने पूरी कर दी, इट मींस हम इस सारे कॉलम को डेड कर दें, तो ये तो फाइनल हो गया। क्यों, वो कैसे पता चलेगा, अब ये जो 0 है ये बताएगा कि इसको क्रॉस कर दे। मैंने तो इसको डेड किया, जब हम स्प्लिट होते थे हम इसको जिगजैग करके लाइन लगा देते, क्रॉस कर देते थे कॉलम। तो ये समझे कॉलम क्रॉस करने की रीजन क्या है, जब साइलो 1 को मिल 1 को सारी डिमांड पूरी कर दी। अब बताएं इस मिल 1 में यहां कुछ चाहिए साइलो, अगर मैं इधर 2 लिखूंगा इट मींस साइलो 2 मिल 1 को 2 दे रहा है, जबकि मिल 1 की डिमांड तो पूरी हो चुकी है। तो इट मींस जिसकी डिमांड 0 हो जाए आप उस पूरे कॉलम को ही क्रॉस कर, वो भी हम देखते हैं आगे जब 2-3 अटेम्प्ट्स लेंगे ना तो वो डिसीजन भी आप ले लें। अच्छा ये क्रॉस कर दिया नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर अगेन। अब नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में कौन सा सेल है जिसकी डिमांड पूरी करे, 1 2 रो और कॉलम बता 2 2। आपका जो आप देखिए ना ये एक्टिव एरिया बन गया ना, तो इसमें 2 2 ये ना आपका बन गया नॉर्थ। इसको एलोकेशन दे दी, कितनी डिमांड चाहिए इसको 50, और सप्लाई कितनी है, सॉरी हाँ 15 इसको चाहिए, और इसी सेल से रिलेटेड ही डिमांड देखनी है और इसी सेल से रिलेटेड ही सप्लाई देखनी है। तो एलोकेशन भी इस तरह होनी। अब जो आपका क्वेश्चन था वो आ गया कि 10 की सप्लाई साइलो 1 के पास है लेकिन इसको चाहिए 15, लेकिन ये तो हो सकता है ना कि 1 साइलो गए सारी सप्लाई इसको दे दो। तो रूल ये है इन दोनों में जो भी मिनिमम हो वो इसको असाइन कर दें। अब 10 इसको असाइन कर दें, और 10 जब इसको साइन किया असल में साइलो 1 ने अपनी सारी सप्लाई इसको दे दी, ये 0 हो जाएगा और ये 5। ये है कि जब भी आप कोई वैल्यू साइन करें तो उसकी रो और कॉलम में वो वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दें। तो मैंने 10 इधर सब्ट्रैक्ट किया, ये 10 था ना, ये बन गया 0, और 10 इधर सब्ट्रैक्ट किया, ये बन गया 5। अब जो 0 हो गया उसको क्रॉस कर दो। क्यों, देखिए ये सप्लाई 0 हो चुकी है, साइलो 1 के पास जितनी सप्लाई थी वो मिल 1 और मिल 2 को दे चुका, अब वो मिल 3 और मिल 4 को देने के लिए उसके पास कुछ नहीं है। तो इट मींस अब इन सेल्स ये कभी भी फिल नहीं हो सकती, तो आप इसको नेट करते। तो नेट करने का भी रूल ये है जिस सप्लाई या डिमांड वो वैल्यू 0 है तो उस कॉलम को या रो को क्रॉस कर। अगेन जो एक्टिव एरिया बन गया नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर क्या कहता है 2 2, ये बनेगा, और डिमांड इसकी इधर है 5 और इधर 25, तो जो मिनिमम है वो एलोकेट कर दो 5 और
बस सेपरेट कर दो और इसमें भी सेपरेट कर दो, 0 एंड सॉरी इसमें से सेपरेट कर दी मैंने, हाँ 20। अब आपका नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर क्या बनेगा? 9 यानी सेल नंबर बताएं, 2 3, ये 9 कॉस्ट है। 3 सर। 15 20 क्या एलोकेट करेंगे? 15 माइनस क्या करेंगे? 15 इसमें से 15 इसमें से, और जो 0 रह गया उसको क्रॉस कर अगेन नॉर्थ वेस्ट ये बनेगा। 5 एलोकेट कर दोगे, माइनस कर दोगे दोनों, और 0 वाले को क्रॉस कर नॉर्थ कॉस्ट। अब अगर आपकी डिमांड और सप्लाई में assumption है, ये प्रॉब्लम उस वक्त एक्टिव होगा जब डिमांड और सप्लाई सेम हो, फिर डिस्ट्रीब्यूशन होगी। तो अगर वो सेम हुई तो आखिरी सेल में दोनों साइड्स पे एक ही ऑप्शन आएगी, 10 सप्लाई 10। आपकी मर्जी है रो वाला 10 ले ले या कॉलम वाला 10 ले ले। तो ये 10 इसको असाइन कर दें क्योंकि उनमें से मिनिमम लेना होता है, और दोनों को सेपरेट कर दें, आपका स्टार्टिंग सॉल्यूशन फाइंड आउट हो। कितना सिंपल प्रॉब्लम। स्टार्टिंग सॉल्यूशन क्या सजेस्ट कर रहा है? स्टार्टिंग सॉल्यूशन सजेस्ट ये कर रहा है जो 15 सप्लाई 1 की थी, साइलो 1 की, वो कह रहे हैं मैंने ये सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट करनी है, 15 में से 5 इसको देने, 10 इसको देने। और ये नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर ने सजेस्ट किया कि 5 इसको देने और 10 इसको देने, तो बस ये एलोकेट होगी। अब इनको जरूरत नहीं। दूसरा उन्होंने क्या सजेस्ट किया, साइलो 2 ने जो अपने ग्रेन्स हैं वो इन अब 25 इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करने, 5 इसको देने मिल 2, 15 को मिल 15 मिल 3 और 5 मिल 4 को। ये आपकी सारी 15 + 5 + 5 25 सारी डिस्ट्रीब्यूट, और 3 में 10 के 10 इसको। इस तरह से आप देखेंगे कि जो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर है सप्लाई और डिमांड को फिलफिल कर रहा है। तो ये आपका स्टार्टिंग सॉल्यूशन हो गया। अगर मैं ऐसे कहूँ बेसिक वेरिएबल्स कौन से हैं, नाम बताएं। वेरिएबल एक्स की फॉर्म में होते हैं ना 5, ये 5 किस वेरिएबल में स्टोर होगा? x11, वो ऑल पॉसिबल वेरिएबल्स मैंने आपको दिखाए थे। अब इसका सॉल्यूशन होगा x11 = 5, x12 = 10, x13 = 0। तो जीरोस और वो ऑल पॉसिबल, और उसमें ये भी पता चल गया कौन से बेसिक हैं और कौन से नॉन बेसिक। तो ये स्टार्टिंग सॉल्यूशन हमने देखना है कि स्टार्टिंग सॉल्यूशन में ऑप्टिमल z जिसमें हम जिसको कहते थे वो भी तो कैलकुलेट करना होता है। वो क्या है? जब वेरिएबल्स आपके पास, देखिए आपने देखा होगा कॉलम आता है उसके सामने बेसिक वेरिएबल्स की वैल्यूज होती है, c के सॉल्यूशन वैल्यू में भी c की वैल्यू होती है, और इसमें c क्या है? वो फ्यूल कॉस्ट जो मिनिमम चाहिए, तो वो क्या होगी जरा देखते हैं। इसकी इक्वेशन को ऐसे लिखेंगे, सी को ये मैंने इधर बता दिया, ये वेरिएबल्स है, और ये आपका बेसिक सॉल्यूशन लिख दिया। दूसरे आपके नॉन बेसिक और पॉसिबल वेरिएबल्स हैं जिसमें सिर्फ ये वाले बेसिक है और नॉन बेसिक नहीं लिखे। और ये देखिए पहले, अब आपको समझ आ गई होगी कि हम करना क्या चाह रहे थे। पहले हर साइलो तक का एरो बनाया हुआ था, यानी साइलो 1 से 4 एरोस थे, 1 2 3 4, और 2 से भी 4। लेकिन स्टार्टिंग सॉल्यूशन जब हमने फाइंड आउट किया तो हम क्या सजेस्ट कर रहे हैं, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर क्या सजेस्ट कर रहे हैं? वो कह रहे हैं 1 से 1 मिल, 1 से 2 मिल, यही सप्लाई देनी है मेरे पास, 3 और 4 को देने के लिए कुछ नहीं, तो वो एलिमिनेट हो गए। तो कितना दे रहे हैं? 5 और 10, 15 था, डिस्ट्रीब्यूट हो गया 5 1 को, ये आप देख सकते हो 5 इधर चला गया और 10 इधर, ये 15 डिस्ट्रीब्यूट हो गया। 2 का क्या सॉल्यूशन था? वो 1 को तो कुछ भी नहीं दे रहा था, नॉर्थ वेस्ट ने सजेस्ट किया था 5 इसको दे दो, 15 5। वो जो डायग्राम इधर थी टेबल के जरिए हमने जब कर ली तो मैंने कहा आपको इधर दिखा दिया जाए कि ये स्टार्टिंग सॉल्यूशन है, लेकिन ये ऑप्टिमल है या नहीं ये अभी देखना बाकी है। क्यों? जैसे मैंने कहा था जीपीएस सिस्टम जो आपका होता है, आप एक सोर्स और डेस्टिनेशन सेलेक्ट करते हो, पॉसिबल पाथ ज्यादा है, वो आपको एक ऑप्टिमल ढूंढना है,
तो इसमें भी पॉसिबल सॉल्यूशंस, सप्लाई और डिमांड के पॉसिबल सॉल्यूशंस मोर देन वन है। उनमें से ये एक हमने फाइंड आउट किया, लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये ऑप्टिमल है या नहीं। जैसे आप आपके घर से किसी डेस्टिनेशन को आपने मार्क की, उधर जाने के 4 पॉसिबल पाथ्स हैं आपके पास। आपको पता है कि 4 पाथ्स को मैं एक्सप्लोर कर चुका हूँ, लेकिन उन 4 में से एक ही ऑप्टिमल है जो उस टाइम पे गूगल ने बताना है आपको। उन जब आपने कोई एक पाथ फाइंड आउट कर लिया कि मैंने इधर से जाना है, गूगल से आप हेल्प नहीं ले रहे, जब आप, लेकिन आपको तो नहीं पता, आप कहोगे ये एक सोल्यूशन तो है, यानी ये जो मैं इस जगह से उस जगह जा रहा हूँ ये मेरा एक सोल्यूशन तो, लेकिन ये मुझे नहीं पता ये ऑप्टिमल है या नहीं। तो अभी तक हम उस फेज में हैं, हमें एक सोल्यूशन मिल गया सप्लाई को उनकी डिमांड पूरी करने का, लेकिन ये ऑप्टिमल है या नहीं अभी हम नहीं जानते। जब तक ऑप्टिमल टेस्ट नहीं लगेगा हम नहीं बता सकते। मे बी ये ऑप्टिमल हो सकता है हम ऑप्टिमलिटी टेस्ट लगाएं, और ये ऑप्टिमलिटी टेस्ट क्या होता है? मिनिमम प्रॉब्लम, सारे आपके कोएफिशिएंट्स नेगेटिव होने चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए। मिनिमम प्रॉब्लम ऐसी, सॉरी, मिनिमम प्रॉब्लम है, और मिनिमम प्रॉब्लम में मोस्ट पॉजिटिव एंटर करना होता है, सारे नेगेटिव चाहिए, नेगेटिव होने चाहिए। हो सकता है जब हम इसके आगे हमने क्या करना है, हमने इसका ऑप्टिमलिटी टेस्ट लगाना है। और ऑप्टिमलिटी टेस्ट किसको कहते हैं? आपने कोएफिशिएंट्स फाइंड आउट करने हैं। चलें अभी पता चल जाएगा, इधर जीनियस लोग भी बैठ के 15 मार्क्स मिनट में लेने वाले। मुझे बताएं ये वेरिएबल्स आपके पास है, किन वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट्स फाइंड करके आप बताओगे ये सारे नेगेटिव हैं या ऑप्टिमलिटी में? बेसिक वेरिएबल्स आपके सामने है। बेसिक वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट ऑब्जेक्टिव में क्या होते हैं, क्या होते हैं बेसिक वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट? ये अक्सर क्वेश्चन पूछता रहा। बेसिक वेरिएबल्स के ऑब्जेक्ट जीरो के अंदर कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं? जीरो होते हैं सर। ये जो बेसिक वेरिएबल्स हैं इसके कोएफिशिएंट मतलब क्या? C11 और उसको हमने, सॉरी वो तो कॉस है, चलिए आगे जाके देखिए। उसके कोएफिशिएंट्स इसके तो जीरो होंगे, और हमने किसके कोएफिशिएंट्स फाइंड आउट करने? नॉन बेसिक के। तो उसमें तो हम वो भी कैलकुलेट करते थे जीरोस को भी, लेकिन इधर उनको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, सिर्फ नॉन बेसिक कैलकुलेट करते। और अगर वो सारे नेगेटिव हुए, यही बात है, मिक्स हो जाता है। मुझसे मिक्स हो रहा है तो आप भी कहेंगे हमें भी मार्जिन दिया जाए। तो मिनिमम में मोस्ट पॉजिटिव एंटर करके मीन सारे नेगेटिव करने। हाँ यस, तो सारे नेगेटिव, अगर ये स्टार्टिंग सॉल्यूशन में हम कोएफिशिएंट्स कैलकुलेट करने लगे, अगर वो सारे नेगेटिव हुए इट मींस यही ऑप्टिमल आंसर, स्टॉप कर देंगे। लेकिन अगर नहीं है तो फिर क्या करेंगे? एंटरिंग वेरिएबल डिसाइड करोगे और फिर लिविंग और फिर आगे चलोगे। अब एंटरिंग वेरिएबल कौन सा हो सकता है? इन बॉक्सेस में बताएं। X2 3 X2 3, मुझे ये बताएं एंटरिंग वेरिएबल होता कौन सा है? नॉन बेसिक या बेसिक? भाई बेसिक में तो पहले ही एंटर्ड है वेरिएबल्स। आप अपने पुराने सिंप्लेक्स मेथड को देखें, आप नॉन बेसिक में से भी उठा के बेसिक सेक्शन में लेके आते हो, आया याद आपको? तो ये तो बेसिक है, मौजूद है। एंटरिंग वेरिएबल होगा वो एम्प्टी सेल्स, नॉन बेसिक कौन से? एम्प्टी सेल्स, उनमें से कोई एक सेल होगा जो एंटरिंग वेरिएबल बने। और लिविंग कौन सा होगा? लिविंग बेसिक की रेशियो लेंगे। ये जो वैल्यूज नजर आ रही है 5 10 5 15 5 10, इनमें से कोई लीव करेगा। तो आई थिंक शेप डिफरेंट है, कहानी स्टोरी वही है। ऑप्टिमलिटी टेस्ट लगाएंगे। ऑप्टिमलिटी टेस्ट इसका बहुत कॉम्प्लेक्स है, सिर्फ वही एक और बिल। चलिए स्टार्ट लेते हैं। और आज कितना टाइम रहेगा? हमारे पास अभी टाइम बहुत है। ये मैं 2 वीक में कह रहा हूँ, हो सकता है 1 वीक में ना हो जाए। चलिए बहरहाल टाइम लगेगा आपको अंडरस्टैंड करने। तो ये चीज क्लियर हो गई। सबसे पहले स्टार्टिंग सॉल्यूशन लेना है, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर लगाना है, और ये आपके पास ड्राइंग बन है, उसमें कोई इशू नहीं। ये फिजिकल क्लास में सो रहा है आपका मुबीन नाम है, हसी, तो इधर सो रहे हो, घर में तो मैं देख भी नहीं रहा होता। आज तबीयत नहीं ठीक, अब मुझे पता चलेगा कौन कौन
ऑनलाइन होके सर वैक्सीनेशन के बगैर आने दे रहे हैं यूनिवर्सिटी? अच्छा हम इनसे पूछ लेते हैं, ये एक क्यूरी आई है, वैक्सीनेशन के बगैर एंटर होने दे रहे हैं? मुझे पहले, अब पता नहीं कॉमन सेंस नहीं यूज करते, अब रिकॉर्डिंग है, स्टेटमेंट भी नहीं दे सकता चलिए दे देते हैं। क्या ऐसा पॉसिबल है कि टेस्ट किया जा सके कि आप वैक्सीनेटेड है या नहीं, और जब आप एंटर हो रहे हो और 1000 स्टूडेंट्स गेट में एंटर हो रहे हो और आपकी क्लास 10 मिनट्स के बाद, पॉसिबल है? सर फॉर्म फिल करवा रहे हैं। मैं वही बता रहा सर हूँ कि फॉर्म आप फॉर्म मिलते हैं। करवाएं। अच्छा दूसरी बात क्या है, फर्स्ट एक दफा मैं आपको पाकिस्तानी कल्चर की बात बता रहा हूँ, मैं ये नहीं आपको कह रहा हूँ कि ऐसा ना करें, लेकिन जो लोग सोच रहे होते हैं, मैं उनको मम्मी डैडी स्टूडेंट्स ही कहूंगा कि पाकिस्तानियों के ये सोच रहे होते हैं, अगर किसी ने इम्प्लीमेंट करवाना हो, जब नादरा फर्स्ट टाइम बना था और आईडी कार्ड की कंडीशन बन गई, 3 to 4 years लगे थे लोगों के घरों में आईडी पहुंचने, अभी भी किसी लोगों के घरों में नहीं पहुंचे। ये इस तरह की असाइनमेंट है वैक्सीनेशन की, तो इसको इंश्योर करना बहुत मुश्किल है। यानी ये ऐसा प्रॉब्लम है जो हार्ड प्रॉब्लम है, यानी आप सिर्फ रिक्वेस्ट ही की जा सकती। मेरा ख्याल है, मैं आपको और भी एग्जांपल, मेरे लेक्चर से मैं डेविएट कर जाऊंगा, मैं कई एग्जांपल आपको दे सकता हूँ कि ये जो चीजें इंश्योर करना बहुत मुश्किल है। आप मुश्किल कह रहे हैं, इम्पॉसिबल है। हाँ ये एक सोल्यूशन जरूर एग्जिस्ट करता है, वैक्सीनेशन कार्ड और कार्ड के जरिए एंट्री हो, एक सोल्यूशन है, लेकिन उसको भी इम्प्लीमेंट करने में टाइम लगेगा। सर यानी हम वैक्सीन बाद में लगवा लें, अभी फौरन लगवाने की जरूरत नहीं है? बहरहाल वैक्सीनेशन जरूर लगवानी चाहिए। इम्प्लीमेंटेशन में ये कैसे हो सकता है फर्स्ट डे ही ये इम्प्लीमेंट हो जाए, इवन फर्स्ट वीक ही इम्प्लीमेंट हो जाए, इवन 1 मंथ तक इम्प्लीमेंट हो जाए, चलिए देखते हैं। बहरहाल वैक्सीनेशन जरूर करवाएं, वैक्सीनेशन जरूर करवाएं, और ये र्यूमर्स है ना कि ये हो रहा है वो हो रहा है, ऐसी वो सिर्फ वॉच आवर्स लेने के लिए, वायरल अपनी वीडियो वायरल करवाने के लिए, देखें लोग कितना बड़ा झूठ बोलते हैं वैक्सीनेशन के बारे में। किसी टाइप में कोई प्रॉब्लम नहीं, जिस टाइप में कहा जा रहा है ना कि डेथ्स हो रही हैं, मैंने वही टाइप लगवाई हुई है और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक आपके सामने। हाँ मुझे साइड इफेक्ट हुए, मैं 2 दिन बेड पे आया क्योंकि टेम्परेचर हो गया था। वो ऐसे होता है कि वो जो एंटीबॉडीज सेल्स होते हैं वो वेरी करते हैं, बॉडी केमिस्ट्री हर एक की डिफरेंट होती है, तो वो टेम्परेचर हो सकता है, आपको शिवरिंग हो सकती है, मुझे ये सारी चीजें हुई और मैंने 2 दिन रेस्ट किया। 2 दिन के बाद एकदम से ओके हो जाता है बंदा, कोई ऐसा इशू और कोई टाइम डरने वाली नहीं है। आपको बताइए जो बात जो आपको दी जा रही है वैक्सीनेशन WHO से, और जब इंटरनेशनल बॉडी इन्वॉल्व हो तो मेरी मजाक की बात नहीं, ये जरूर मजाक हो रहा है कि जो आपको वायरल वीडियोस मिल रही है कि ये हो जाएगा, ब्लड क्लॉटिंग, मैग्नेट देखा आपने, और जब एक्सपोज हुआ और मुझे हैरानी होती है और शर्म आ रही थी मुझे, उस बंदे ने ये काम किया। खैर, और कुछ सवाब होते हैं, आप नेक काम करते हो वो सदका जारिया होता है और वो आपकी जिंदगी के बाद भी सवाब मिलता जाएगा। कुछ गुनाह भी ऐसे होते हैं, ये मैग्नेट वाला वो गुनाह है। वो बिल गेट्स की ड्राइव। अच्छा चलें, आपको प्रॉब्लम पता चल गया, आप क्या करने लगे हैं, स्टार्टिंग सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लिया और अब हमने ऑप्टिमैलिटी कंडीशन लगानी है, और ऑप्टिमैलिटी कंडीशन के लिए हमने फाइंड आउट क्या करने हैं, वो नॉन बेसिक वेरिएबल्स के जीरो के अंदर जो कोएफिशिएंट्स है, और जीरो इधर नजर नहीं आता, वो देखनी है। उसके लिए हम जगह ये बनाएंगे, ये जो है ये एक कॉर्नर हमारे पास खाली है, जगह अभी एक बड़ी हुई है, हम वो जो कोएफिशिएंट्स हैं वो इधर प्लेस करेंगे। इधर क्यों नहीं प्लेस कर रहे, वो जीरो है, तो जो बेसिक वेरिएबल्स हैं उसके कोएफिशिएंट जीरो है, हम कैलकुलेट भी नहीं करेंगे। हाँ कैलकुलेट करेंगे, कर भी सकते हैं और वो जीरो ही निकलेगा। तो हमने यहाँ पे कोएफिशिएंट्स इधर प्लेस करेंगे और उसमें अगर सारे नेगेटिव हुए तो हम कहेंगे यही ऑप्टिमल सॉल्यूशन, और अगर कोई एक भी पॉजिटिव हुआ तो हमारा इंडिकेट करेगा ये एंट्रिंग सॉल्यूशन। अच्छा अभी हमने इसकी कॉस्ट निकाल,
सोल्यूशन तो हमारे पास आ चुका है, तो कॉस्ट कैसे निकालेंगे बताएं। ये जो हमारे पास एक सोल्यूशन है, अगर मैं इसको ही ऑप्टिमल मान लूं तो कितनी फ्यूल कॉस्ट लगेगी। मुझे हर सेल के अगेंस्ट उसकी कॉस्ट मौजूद है। ये है $10 पर यूनिट, इसकी एक यूनिट, ये 5 यूनिट्स है, तो कितनी कॉस्ट लगती है 5 into 10 50, 10 into 2 20। तो ये आप देखें, ये ऐसे लिखते हैं, और ये आपके 10 into 5 इधर से भी देख के लिख सकते हैं, और ये कॉस्ट कितनी निकलेगी $520। तो हमारे पास स्टार्टिंग सोल्यूशन भी मिल गया। सोल्यूशन क्या है, 5 साइलो 1 से इधर और साइलो 1 से 10 इधर, ये सारे पॉसिबल, और कॉस्ट है आपकी 520। तो ये स्टार्टिंग कैलकुलेशन। अब हम जाते हैं ऑप्टिमैलिटी टेस्ट की तरफ, वो थोड़ा सा ट्रिकी है। सर ये कॉस्ट कहाँ से आई है हमारे पास? चलिए मैंने जल्दी में बता दिया, अभी मैंने इधर बताया था, ये जरा देखिएगा। ये 5 ट्रक्स है, 5 यूनिट्स मूव कर रहे हैं 1 से 1 मिल तक, 1 साइलो से 1, और ये जो कॉस्ट है ये यूनिट कॉस्ट है साइलो 1 से मिल 1 तक। तो यूनिट कॉस्ट 10 है, तो कितनी यूनिट्स सप्लाई हो रही है 5 ले रहा है ना ये, तो 5 into 10 ये 50 कॉस्ट तो पड़ेगी साइलो 1 को ये 5 यूनिट्स मिल 1 तक पहुंचाने। तो जितने ये बेसिक वेरिएबल्स हैं उनको रेस्पेक्टिव कॉस्ट के साथ मल्टीप्लाई कर, 10 into 2, 5 into 7, 15 into 9, 5 into 20। फॉलो कर रहे हैं? फॉलो किया आपने? यस सर। तो ये असल में x11 है, और ये क्या है c11। तो x11 c11, x22 c22, इस तरह से आपने, तो ये मैंने उसकी जनरल फॉर्म इधर दिखाई थी, c11 x11। सिर्फ मैंने इसमें कौन से लिखे हुए हैं बेसिक, और आप देखें जो नॉन बेसिक है वो मैंने इसमें शामिल नहीं किए। तो आप देख सकते हैं, ये आपका इधर से भी देख सकते हैं 5 into 10, ये 5 into 10, 10 into 2, वही जो आपको बॉक्स के अंदर एंट्रीज, ये अब क्लियर हो गया। ये किस स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया था, नेम प्लीज। उमर फारूक सर जी। हो गया सर। उमर फारूक भी 2 हैं, 192 193। कौन है आप? 192 सर। 192 अच्छी बात है, 193 डिफॉल्टर है। देखिए कुछ पिक्चर्स याद है। अच्छा ये आपका पता नहीं 192 डिफॉल्टर ना हो वो खुश हो रहा होगा। उमर फारूक अभी पता चल जाता है। उमर जी सर। आपका वाइवा पूरा हुआ था, मुझे शक्ल आ गई है इसकी। नहीं सर मेरा तकरीबन ठीक ही हुआ था। नहीं आपके मार्क्स कितने हैं 13? जी सर। अब देखिए 13 गैस कर दीजिए, और मुझे आपके मार्क्स भी याद है। तो आपको मार्क्स ना बस ऐसे ही दे दिए गए हैं आपने थोड़ा सा, लेकिन मुझे अच्छा लगा आप क्वेश्चन कर रहे हैं। तो आपका वाइवा इतना अच्छा नहीं था, मैं ठीक कह रहा हूँ? जी सर। जी सर, थैंक यू। अच्छा जी, अब आ जाते हैं, क्या ये ऑप्टिमल है या नहीं। अगर ऑप्टिमल होगा तो स्टॉप कर देंगे। वो आपको नजर नहीं आ रहा है, ये मैं असल में ये दिखा रहा हूँ, बहुत जरा ऊपर चलेगी। ऑप्टिमल सॉल्यूशन, if optimal then stop, if not optimal then determine entering variable। entering variable के लिए क्या करते हैं, the determination of the entering variable from among the current non basic variables। यही आपसे बात की थी, नॉन बेसिक वेरिएबल से हमने by computing नॉन बेसिक कोएफिशिएंट्स, और कोएफिशिएंट्स किसके लेने हैं, नॉन बेसिक के। ये चीज क्लियर है मेरे ख्याल में सब। और यूज कौन सा मेथड करेंगे, मेथड ऑफ मल्टीप्लाई। और मेथड ऑफ मल्टीप्लाई क्या कहते हैं, अब आप ना ये मल्टीप्लायर्स हैं u और v, तो आप रेस्पेक्टिव रो, ये i रो के लिए है और j कॉलम के लिए, तो रेस्पेक्टिव रो के लिए आप ये मल्टीप्लायर्स आपने फाइंड आउट करनी है।
ये मल्टीप्लायर्स मैंने प्लेस कर दिया। सप्लाई के लिए जो मल्टीप्लायर है उसको यू ले रहा हूँ और जो डिमांड के लिए उसको वी ले रहा हूँ। तो आप साइलो 1 u1 u2 u3 v1 v2 v3, तो अब मैंने ऊपर से वो चीजें हटा दी है मिल नंबर्स, तो उनकी जगह में मल्टीप्लायर्स लिख। इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? कैलकुलेट करने के लिए ये जो बेसिक वेरिएबल है, हर बेसिक फॉर ईच बेसिक वेरिएबल मल्टीप्लायर्स satisfy दिस कंडीशन। शू आपका बेसिक वेरिएबल ये है, x1 1 है, तो आपकी ये कंडीशन उसके लिए क्या बनेगी? x1 के लिए, x1 1 के लिए। मैंने कहा ये जो कंडीशन सेटिस्फाई करनी है किसके लिए? तमाम बेसिक वेरिएबल्स के लिए आपको ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। तो बेसिक वेरिएबल 1 बाय 1 लेते हैं। बेसिक वेरिएबल कौन सा है? x1 1। ये कंडीशन क्या बनेगी? i1 है, j1, ये बन जाएगा u1 प्लस v1 c1 1, राइट? ये कंडीशन बनी। दूसरा बेसिक वेरिएबल कौन सा है? 1 2। 1 2 में ये कंडीशन क्या बन जाएगी? u1 प्लस v2, क्योंकि पहला i है दूसरा j है। u1 प्लस v2 और c उसके ये वाली है c। देन ये बेसिक वेरिएबल है 2x2 3 सॉरी 2 2। कंडीशन क्या बनेगी? u2 प्लस v2 इक्वल टू c22 7। आई थिंक अब आप ये भी देख सकते हैं 9, इसको देखें 2 4 20 3 4 18। आपने ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी थी, इसके लिए वो सब की पिक्चर ले ली। तो आपने बेसिक वेरिएबल्स के ऊपर से ये इक्वेशंस निकाली। अब यहाँ से इनकी वैल्यूज कैलकुलेट हो सकती है बड़ी आसानी से मल्टीप्लायर्स। अच्छा, ज्यादा बर्डन नहीं डालूंगा आपके माइंड में। ये जो मल्टीप्लायर्स है ना, ड्युअलिटी थ्योरी आप कर चुके हैं। ये डुअल वेरिएबल्स है। अभी हम प्लेन रखते हैं अपने कॉन्सेप्ट को, जब थोड़ा सा मैच्योर हो जाए फिर मैं आपको बताऊंगा ये है क्या। तो अभी हम सिर्फ जो टारगेट है हमारा कोएफिशिएंट्स फाइंड आउट कर रहे हैं जीरो के नॉन बेसिक वेरिएबल्स। अभी वहीं तक है। ये पता चल गया ये कैसे इक्वेशंस बनानी है। हर बेसिक वेरिएबल्स के अगेंस्ट ये आपने वैल्यूज पुट करनी है और आपके पास अब इनकी वैल्यूज क्या होंगी? कोई भी जो यूआई है आपके पास, किसी भी इनमें से तीन में से किसी एक को जीरो पुट कर दें तो ये ट्रेल चल पड़ेगी और आपको सारे वैल्यूज मिल जाएंगे। तो किसी एक को सपोज कर दें u1 u2 u3 में से किसी एक को भी, तो यानी जो मल्टीप्लायर्स सप्लाई से रिलेटेड है, किसी भी मल्टीप्लायर को आप जीरो पुट करें सारी आपको ट्रेल आ जाएगी। तो मैं सपोज कर लेता हूँ u1 को जीरो, तो u1 को जीरो पुट करूं v1 की वैल्यू आ जाएगी। दोनों साइड पे u1 है तो जीरो पुट किया v1 10 और v2 मिल गई वैल्यूज। अब ये वैल्यूज आपने कंसेक्यूटिव वे में, आइटरेटिव वे में आगे यूज करनी है। इसमें कौन सी वैल्यू अवेलेबल है? v2, तो v2 इधर प्लेस करें 2, तो u2 क्या निकलेगा? 7 - 2 5। u2 इधर प्लेस करें v3 आ जाएगा 5। 9 - 5 4। v3 u2 ही चाहिए 5 15। u3 v4 अवेलेबल है। आई थिंक सारे मल्टीप्लायर्स लेके इधर सामने उनके प्लेस कर देंगे, तो कोई इश्यू तो नहीं है इसमें। तो आपका स्टेप ये है कि आपने बेसिक वेरिएबल्स वाले उन वेरिएबल्स को यूज करते हुए वो कंडीशन को फुलफिल करते हुए मल्टीप्लायर्स की इक्वेशंस बनाई और उसमें किसी एक ui को जीरो पुट करते हुए सारे वेरिएबल्स की आपको वैल्यूज मिली। ये वैल्यूज आपने प्लेस कर दी इधर, लेकिन अभी भी आप उन कोएफिशिएंट्स तक नहीं पहुंचे, सिर्फ वर्किंग में। और वो कोएफिशिएंट्स कैसे ढूंढेंगे, इस स्टेप में वो चीज क्लियर होगी। We use multipliers, इन मल्टीप्लायर्स की वैल्यूज को आपने यूज करने
टू फाइंड कोएफिशिएंट्स ऑफ नॉन बेसिक वेरिएबल। अब वो स्टेप आया कि आप कोएफिशिएंट्स फाइंड आउट करने लगे हैं नॉन बेसिक वेरिएबल्स। और कौन सी इक्वेशन चूज करेंगे? ये वाली ui प्लस vj माइनस cj, किनके लिए? फॉर ईच नॉन बेसिक वेरिएबल। अब हर नॉन बेसिक वेरिएबल के ऊपर आपने इससे कैलकुलेट करना है वो कोएफिशिएंट। नॉन बेसिक वेरिएबल कौन सा है? ये u1 है आपका 0, v3 क्या है 4, तो आप इसको इसमें ऐड करोगे, cj में माइनस करोगे, cj है 20, तो ये आप अप्लाई करोगे एम्प्टी सेल्स के ऊपर। जब आपने मल्टीप्लाइज फाइंड आउट कर लिया, उसमें बेसिक वेरिएबल इन्वॉल्व था, आपने इक्वेशंस बनाई और मल्टीप्लाइज फाइंड आउट के प्लेस कर दिए। अब आपने एम्प्टी सेल पे ये फॉर्मूले से वो कोएफिशिएंट फाइंड आउट करना है। देखते हैं, पहला नॉन बेसिक वेरिएबल मैं ये लेता हूं x13, और इसके लिए कैलकुलेशन क्या होगी? 0 प्लस, यानी इसको इसमें ऐड करें और ये सब्ट्रैक्ट करें। 0 प्लस, ये देखिए ui प्लस vi माइनस 16, ये देखें कोएफिशिएंट्स आना शुरू हो गए। ये कोएफिशिएंट अगर सारे नेगेटिव रहे तो इट मींस यही ऑप्टिमल। अगर एक भी पॉजिटिव आया, इट मींस अब आपको लिविंग वेरिएबल तक जाना होगा। चलिए अब किसको सॉल्व करना है? 1 4 और क्या बनेगा? 0 प्लस 50 माइनस 11 4, पॉजिटिव आ गया, इट मींस ऑप्टिमल नहीं। सारे मालूम करने हैं, क्यों? हमने मोस्ट पॉजिटिव एंटर कर, तो मोर देन आपने देखा होगा सिंपलेक्स मेथड में पॉजिटिव वैल्यूज एक्सरसाइज थी, मैंने मिड में क्वेश्चन दिया था 996 296 और एक और वैल्यू थी 5 समथिंग, तो उनमें से मोस्ट पॉजिटिव एंटर किया था। तो अभी जो कैलकुलेट हो रही है ये वही चीजें कैलकुलेट हो रही है। अब लेंगे 2 5 प्लस 10 माइनस 12 3, एक और पॉजिटिव आ, इस सेल को देखेंगे 5 प्लस 2 माइनस 7 9, सॉरी मैं इस पे आ रहा हूँ, वापस करते हैं। ये एम्प्टी सेल्स देखो 3 प्लस 10 माइनस 4, ये 9। इस सेल को देखें 3 प्लस 2 माइनस 14 माइनस 9, 3 प्लस 4 माइनस 16 माइनस 9। ये आपने इतनी, आपको ना एंटरिंग वेरिएबल के लिए एफर्ट करनी होगी। अगर इस स्ट्रगल को हम एक दफा और मैं रिपीट कर दूं, आपने मल्टीप्लायर्स पहले फाइंड आउट करने, और मल्टीप्लायर्स फाइंड आउट करने के लिए आपके पास इक्वेशन है ui प्लस vj इक्वल टू cij, और किन वेरिएबल्स के लिए लेनी है? बेसिक। वहां से एक मल्टीप्लायर को 0 अज्यूम कर रहे हैं, और 0 किसको अज्यूम करने, उसके लिए कंडीशन है कि u सीरीज के अंदर से ले, और आपको सारे मल्टीप्लायर्स मिल जाएंगे। जैसे मल्टीप्लायर प्लेस कर दें, अब आप हर एम्प्टी सेल के अगेंस्ट उसका, उस नॉन बेसिक वेरिएबल का कोएफिशिएंट फाइंड आउट कर सकते हैं, और उसके लिए फार्मूला ये है ui प्लस vj माइनस उसकी जो कॉस्ट है cij। आई थिंक क्लियर हो गया। 2 मिनट्स रह गए। इसका मतलब है आपका एंटरिंग वेरिएबल कौन सा? मोस्ट पॉजिटिव नहीं, तो ये एंटरिंग है। लिविंग इसके बाद डिसाइड, इट मींस नेक्स्ट हमारा ऑब्जेक्टिव पता क्या होगा? इस सेल में कोई ना कोई वैल्यू लेके आनी। एंटरिंग का यही मतलब होता है ना, जब एंटरिंग होगा तो आप पिवटल रो नहीं कैलकुलेट करते होते थे, तो ये एंटरिंग होगा, हमने कैलकुलेट करना है कि इसमें कितनी वैल्यू आनी है। एक ये डिसाइड करेंगे, और फिर उसके बाद लिविंग वेरिएबल डिसाइड करना है। और लिविंग कौन सा हो सकता है? ये जो बेसिक हैं, इन सब बेसिक में से कोई एक लीव करेगा। उधर थी मिनिमम रेशियो, तो इधर देखेंगे कि इसको हमने
लीव करना है। तो ये आपके नेक्स्ट लेक्चर में हम लिविंग वेरिएबल का डिसाइड करेंगे। आई थिंक आपको स्टार्टिंग सॉल्यूशन फाइंड आउट करना पता चल गया होगा, आपको एंटरिंग वेरिएबल तक की इंफॉर्मेशन आ गई, लिविंग की इंफॉर्मेशन आ जाएगी तो इट मींस आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया। फिर आइटरेटिवली ही प्रोसीजर रहेगा कि जब तक ऑप्टिमल नहीं होगा आप ये करते रहोगे। एक आइटरेशन लेंथी होगी, आप देखिएगा जब लिविंग है, लिविंग इससे भी थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो अभी उसकी स्लाइड नहीं बनी, आज और कल मैं बना लूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। आपका लेक्चर नेक्स्ट थर्सडे को है, इंशाल्लाह थर्सडे को वो स्लाइड बन जाएगी।